Now you know what we mean by kinetic energy. Kinetic energy. Okay. You know, well, the expression of the kinetic energy is half mv squared. Now, how this formula comes? Okay, I mean, how we can drive this formula. First of all, you know, the kinetic energy, the energy because of the motion. मतलब जो कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है ना, मूव करने के साथ कोई मूव कर रही है तो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी. जब किसी चीज़ की वेलोसिटी होएगी तो उसकी क्या होएगी? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर. मतलब डेफिनेशन क्या हुई काइनेटिक एनर्जी की? एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी by virtue of its motion, or you can say simply the energy possessed because of the motion of a body. Okay, you know the examples, a bullet fired from gun. जब आप गन को फायर करते हो तो कितना फास्ट जाता है ना बुलेट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर. जब वो स्ट्राइक करेगा किसी टारगेट पे तो कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता है. क्यों? उसकी किनेटिक एनर्जी होती है ना. विंड मिल्स तो आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो गूगल में देखना विंड मिल्स. उनकी एनर्जी क्या होती है? वहाँ पे विंड मिल्स में किनेटिक एनर्जी किसकी होती है? एयर की. और वाटर मिल्स भी देखी होंगी. आप यदि नहीं पता वाटर मिल्स का तो मुझे फ़ोन कर लेना. मेरा फ़ोन नंबर है 9881692226. और नहीं करना फ़ोन तो गूगल में जाके देख लेना वाटर मिल्स. उसमें किनेटिक एनर्जी किसकी होती है? उसमें किनेटिक एनर्जी होती है वाटर की. ठीक है, क्योंकि वाटर मूव करता है तो वाटर की मोशन होती है तो किनेटिक एनर्जी होगी. एयर की वेलोसिटी है तो एयर की किनेटिक एनर्जी होगी. बुलेट मूव कर रहा है तो उसकी किनेटिक एनर्जी होगी, है ना. तो कितनी सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं. जिस किसी की भी वेलोसिटी होगी तो उसकी एनर्जी होगी. तो क्या कौन सी कितनी एनर्जी होगी? हाफ mv स्क्वायर. तो अब हमें देखने की इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे. वेरी सिंपल. देखो ये एक बॉडी है, ठीक है, और किसी सरफेस पे पड़ी है. मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सरफेस और बॉडी में फ्रिक्शन नहीं है. देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब फ्रिक्शन ही होगी जब ये मूव करेगी, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना. होता नहीं है ऐसे, फ्रिक्शन तो हमेशा रहेगी, पर हम मान लेते हैं. इसका मास कितना है? m. तो स्टार्ट में अभी मूव नहीं कर रही है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि अभी मूव नहीं कर रही है. तो आप क्या करो? फोर्स लगाओ. जब आप इसको धक्का मारोगे, फोर्स लगाओगे तो ये मूव करना शुरू कर देगी. तो मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज ये ना s डिस्टेंस तक, आप यहाँ से s डिस्टेंस मूव कर जाते हो तो तब इसकी वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने धक्का मारा है. इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? v. तो v क्या कहूँगा मैं? फाइनल वेलोसिटी. तो आपको एक इक्वेशन पता होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इक्वेशन ऑफ मोशन है. मैं इसकी हेल्प लेता हूँ. तो मेरे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी तो है ही नहीं, u कितना है? 0. मतलब मुझे यहाँ से पता चल गया कि v स्क्वायर के काय के इक्वल होगा 2as की. तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? v स्क्वायर अपॉन 2s. ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन. ओके, फिर मैं वर्क का फॉर्मूला लगाता हूँ, है ना. वर्क क्योंकि आपने धक्का मारा है तो आपने फोर्स भी लगाई है, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में.
तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Fs, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज द वर्क डन। और फोर्स में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। और एक्सेलरेशन तो अभी आपने फाइंड की है यहाँ पे, है ना। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो वर्क कितना हो जाएगा, m v² अपॉन 2s इंटू एस। तो एस कट जाएगा, तो वर्क कितना बन जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, ये याद रखना, ये वर्क तब भी बन रहा है जब आप फोर्स लगा रहे हो और स्टार्ट में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, रेस्ट में थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी ने मूव की है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सारी बातें आपको एग्जाम में लिखनी है कि स्टार्ट में वेलोसिटी नहीं थी, आपने फोर्स लगाई तो वो डिस्प्लेस हुई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका वर्क कितना हुआ, हाफ mv²। तो आपका किया हुआ वर्क आपको क्या लगता है ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा? नो, कभी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी बनी है ना, इसमें स्टोर हो जाएगा बॉडी के अंदर। और स्टोर किस फॉर्म में होगा, इसी वर्क को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यही वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी बनेगी, इसी वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनती है, जब आप फोर्स लगाते हो, बॉडी मूव करती है और काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वर्क किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। चाहे वेलोसिटी आप पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना, कभी नेगेटिव ना बोल देना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। यू नो, मोमेंटम को लिखते हैं p के साथ। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूँ E के साथ, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। मुझे पता है अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में एक रिलेशन बनाना है ना, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, यहाँ से m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड कर दो, कर सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू एम बिकम्स m² v² अपॉन m, क्योंकि m दो बार हो गया ना, तो m का स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर अपॉन m। अब अभी देखो mv किसको बोला था आपने, मोमेंटम p को, तो ये हो गया हाफ p² अपॉन m। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमेशा हमेशा आपको याद रखनी है, कभी भी जिसको भूलना नहीं है। अच्छा, यदि मैं किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट कर दूं, p को मैंने बदलने नहीं देना, p को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, फिर यदि ये कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी मास में कौन सा रिलेशन आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी, यदि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो, अदरवाइज नहीं, है ना। कंडीशन में बता रहा हूँ कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा तब भी आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दूं, इसको कांस्टेंट कर दूं, इफ E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब होगा मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m।
ये कांस्टेंट हो जाएगा, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो इसका मायना क्या हुआ, इसका मायना हुआ है कि मोमेंटम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू मास को मैं उधर ले जाता हूँ। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, आप कहोगे 2 को भी ले जाओ उधर, तो ले जा सकते हो, बट 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट, है ना। तो सिर्फ क्या जाएगा, मास, और इसको इसका मतलब कि पीस के किसके प्रोपोर्शनल में आएगा, मास के। कब, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो, है ना। ये कांस्टेंट हो तब आप कह सकते हो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम। यदि मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, यदि मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, पी कांस्टेंट हो जाए, फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए। मतलब पी कांस्टेंट हो जाए तो आपको बताना है, सॉरी पी तो पहले ही हमने कांस्टेंट कर दिया था, है ना, आई एम रॉन्ग, पी नहीं, मैंने अब लास्ट क्वेश्चन देना आपको। इफ़ एम कांस्टेंट हो जाए, एम कांस्टेंट हो जाए तो मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आप बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रिलेशन को लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप ठीक कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, कि यदि मास कांस्टेंट हो जाए तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम, मुझे फ़ोन कर लेना 9888169226 पे, तो मैं बता दूंगा। ओके, बस ये बातें हैं जो ध्यान रखनी है। फिर मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ, यदि आप सॉल्व कर सको तो, है ना, कि यदि मैं मोमेंटम को इंक्रीज कर देता हूँ 10%, इंक्रीज्ड बाय, पहले जितना मोमेंटम है उससे 10% और इंक्रीज कर देता हूँ। यदि किसी बॉडी का मोमेंटम 10% इंक्रीज हो जाए तो ये बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल है, पर यदि आप कर सको तो वेरी गुड, आंसर मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।